हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए दृष्टि का टेस्ट सीरीज नंबर डी को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट सीरीज नंबर ए, बी और सी को यानी कि 3 टेस्ट सीरीज हमने कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिक पद चिन्ह को परिभाषित किया गया। तो इसको परिभाषित किया गया है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑर्गन जो है उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान दिया हुआ है, एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थितियों में जैविक पदार्थों का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको कि अंग्रेजी में BOD भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा छठा प्रश्न कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है और फ्रेंड्स उसका नाम क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। तो इनमें से कोई नहीं, सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो टोटल 7 जिले जो हैं नेपाल की सीमा से स्पर्श करते हैं। ये जिले हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ई सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, उसके बाद मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। तो ये 3 भाग में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो बरौनी रिफाइनरी जो है यह बिहार के किस जिले में है, बेगूसराय में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हमने कवर किया था। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट को हमने अलग अलग वीडियो में कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद देखिए 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इथोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए ये इथोपिया जो है फ्रेंड्स, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। और ये इथोपिया जो है यह युगांडा के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में स्वर्ण यानी कि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है। फ्रेंड्स, तो ये देश कौन सा है, चीन है। ध्यान रखिएगा, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का 2 वीडियो कवर किया और दोनों में हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का औसत वर्षा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाला शैल प्रकार को कहा जाता है। तो ये जो प्रकार होता है शैल का, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पातालिक या प्लूटोनिक शैल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
तो फ्रेंड्स देखा जाए वैसे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो आप लगा देंगे सहारा मरुस्थल, लेकिन बीपीएससी क्या करेगा, इस प्रश्न को जो है डाल देगा इनमें से कोई नहीं के आंसर में। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम लोग शीत मरुस्थल को भी शामिल कर लेते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आर्कटिक मरुस्थल है, आर्कटिक मरुस्थल। पहले नंबर पर अंटार्कटिका मरुस्थल और दूसरे नंबर पर आर्कटिक मरुस्थल, और सहारा जो है ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बीपीएससी के द्वारा। वैसे आप चाहें तो सहारा लगा लीजिएगा, लेकिन ये अब बोर्ड के द्वारा है, बीपीएससी के द्वारा है कि सही आंसर वो क्या मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिट्टी या समुच्चय माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एरोपोनिक्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर भी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी। तो सही आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है। तो यह है सैंडल पीक। सैंडल पीक जो है यह सबसे उच्चतम बिंदु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के पश्चिमी तटों पर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताएं। फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलाबार तट, केनरा तट और कोंकण तट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है। तो आप सभी को पता होगा ये फसल है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां टीन का उत्पादन होता है, यह है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें भारत है, उसके बाद बात करें तो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और मालदीव है। ठीक है, बांग्लादेश भी है, ध्यान रखना है आपको। तो कौन नहीं है पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जरा बताइए कि कांगेर घाटी कहाँ है। कांगेर घाटी जो उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2021 में भारत की जनगणना का आरंभ होगा। तो फ्रेंड्स ये होगा 1 मार्च से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य कौन कौन से हैं। तो ये उत्तर प्रदेश है और बिहार है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये जिला है मधेपुरा। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। तो जनसंख्या पर आधारित एक वीडियो मैंने बनाया था, खास करके 66वीं बीपीएससी के लिए ही मैंने बनाया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा 61.8%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है। तो आवेग के समान जो होती है ये संवेग की माप होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस या किन स्थिति या स्थितियों में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियों की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो 4 गुना कम हो जाएगा। ध्यान रखना है, 4 गुना कम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के गुणों के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है, ये जो है सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? तो ये पुष्टि कौन करता है? ये पुष्टि करता है तड़ित वृष्टि, ये जो है ये इसकी इस बात की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तरंगों की उत्पत्ति नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है गामा तरंग, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, गामा तरंग। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो आप सभी को पता है कि 273 इसमें जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक बिंदु पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है संलयन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, संलयन की गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रकीर्णन की घटना को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव इसको कहा जाता है, ये सुधार लीजिएगा, ए बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रक्त में औषधियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अलग अलग परमाणु संख्या वाले विभिन्न तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है आइसोबार, यानी कि संभारिक कहा जाता है। और समस्थानिक तो आप लोगों को पता होगा, इस जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, वाहनों द्वारा ईंधन जलाना ये भी जो है रासायनिक अभिक्रिया है। तो एक से अधिक जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो श्वसन भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि चिप्स निर्माताओं द्वारा चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और इसलिए भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन की प्रक्रिया को रोका जा सके, ताकि जो खाद्य पदार्थ हैं वो खराब ना हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? तो ये एक्टिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है 7.4 होता है। उसके बाद अगर बात करें हम आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो इसका भी पीएच मान 7.4 ही होता है। उसके बाद मूत्र का पीएच मान पूछे तो याद रखिएगा 6 होता है। दूध का पीएच मान पूछे तो याद रखिएगा 6.6 होता है। तो ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, किसके कारण से? तो ये बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ आपको कैरोटीन ही देखने को मिले, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लेक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है या स्रावित होते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आंसू। आप सभी को पता होगा आंसू जो है लेक्राइमल ग्रंथि से ये स्रावित होता है। उसके बाद पूछा गया है कि कीटभक्षी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो पाए जाते हैं ये नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में पाए जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा एंजाइम है? यह है रेनिन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। मूल कर्तव्य टोटल 11 हैं और मौलिक अधिकार टोटल 6 हैं।
मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, वही जो है उसको शपथ दिलाता है। तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सही हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद देखिए किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त मानने की सिफारिश की थी। तो ये 1990 में सिफारिश की थी, किसने? दिनेश गोस्वामी समिति ने। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है। तो आप सभी को पता होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत से पराजित हुए थे या फिर हुआ था। तो देखिए 3 प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, जिनको कि 1990 में इनको अविश्वास प्रस्ताव पत्र से पराजित हुए थे ये। उसके बाद बात करें तो HD देवगौड़ा, ये 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। तो एक से अधिक जो है इनके सही आंसर हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है। ये प्रश्न बिहार दरोगा का जो मेंस पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो यह है 6ठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 6ठी अनुसूची, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। तो देखिए 4 राज्यों में या फिर 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% जो है ये हासिल करना होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो अगर हम इसमें से बात करें तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या आप लोग बताइएगा पहले, ठीक है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 58 का पश्चिम बंगाल में जो है सर्वाधिक है, ठीक है। बिहार में कितनी है, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स ये जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट है यह कार्मिक मंत्रालय को यह प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 163 के तहत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार विधान परिषद में टोटल 75 सीट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस साल कौन सा बिहार दिवस मनाया है, तो 108वां मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्य निर्वाचन आयुक्त है। तो बिहार राज्य के अभी वर्तमान में अगर बात करें तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सही आंसर अशोक कुमार चौहान हो जाएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो ये अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे हड़प्पाकालीन मोहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है। तो देखिए इन चारों को जो है चित्रित किया गया है, तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद किसने बौद्ध संघ के मार्गदर्शक के रूप में उनका स्थान लिया। तो किसी ने भी नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने स्थान लिया था।
तो सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, किसी ने भी उनका स्थान नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय यानी कि सबसे एक खास विशेषता थी, वो क्या थी? तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रामीण स्वायत्त जो थी ये थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ होता था? तो ये सरकारी भूमि जो होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था, राजकीय भूमि से राजस्व। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है? तो आप सभी को पता है राजतरंगिणी को लिखा है कल्हण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने महरौली लौह स्तंभ की स्थापना की थी? तो ये गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति जीवक कौन थे? तो जीवक जो थे फ्रेंड्स यह बिंबिसार के राजवैद्य थे। बिंबिसार जो थे इनके राजवैद्य थे जीवक, और जीवक को ही बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। तो ये एक चिकित्सक थे, राजवैद्य थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो देखिए जन्म जो है उनका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में नहीं हुआ था, कुशीनगर में तो उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद कहा गया है कि प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और मृत्यु जो है ये लुम्बिनी में नहीं हुई थी, ये अपोजिट दे दिया गया था, ठीक है। तो सही इसमें से सुमिलित नहीं है, एक से अधिक, ये भी सुमिलित नहीं है और ये भी सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस मुगल बादशाह ने अपने पौत्र को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये पता होगा औरंगजेब ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अमुक्त मल्याद नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किया था। 76 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही इसका संकलन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां के समय में, और इसी के समय दारा सिकोह ने जो है इसका अनुवाद करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये एक उत्तराधिकार का युद्ध था। जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो शाहजहां का जो पुत्र था दारा सिकोह और औरंगजेब, उन्हीं के बीच लड़ा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देवराई घाटी का युद्ध भी हुआ था, इसी क्रम में देवराई घाटी का भी युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, देवराई घाटी का युद्ध भी दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। उसके बाद धर्मट का भी युद्ध हुआ था। ये लगातार 3 युद्ध हुए थे और तीनों में दारा सिकोह पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी को पता होगा द्वार समुद्र। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कुरीतियों पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई? तो आप सभी को पता होगा ये बिहार में, ठीक है, बिहार में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा। 82 नंबर देखिए कि हाल ही में एक ऐसे गणितज्ञ का निधन हो गया जिसे भारत का आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आइंस्टीन का सिद्धांत को भी चैलेंज किया था। उनका नाम क्या है? तो वशिष्ठ नारायण सिंह है। ये हाल ही में इनका निधन हो गया, ये बिहार के थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इनको पद्मश्री भी दिया गया है इस बार, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्र सरकार ने एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ठीक है, यहाँ मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, एम्स का निर्माण करने की प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो ये दरभंगा में दिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये बिहार का दूसरा एम्स होगा, पहला एम्स पटना में है, आप सभी को पता होगा। बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। तो अश्वगंधा कॉरिडोर जो है यह प्रस्तावित है भागलपुर से बक्सर तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किस राज्य ने जलकरो नामक एक अभ्यास द्वारा अपने जल निकायों की जियो मैपिंग शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य किया है? ये अपना राज्य बिहार किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का एकमात्र ज्ञात सफ़ेद जिराफ पाया जाता है? तो सफ़ेद जिराफ जो है ये कीनिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और कीनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए
कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों का 13वां, जिसको कि COP30 कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में हुआ था, तो ये भारत में हुआ था और भारत के गुजरात राज्य में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्तमान महानिदेशक हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं ये। टेड्रोस अधनोम जो है यही हैं WHO के महानिदेशक और ये इथोपिया के हैं। अभी हम लोगों ने इथोपिया के बारे में पढ़ा है कि यह हॉर्न अफ्रीका में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि शिक्षा संस्थानों के लिए भारत रैंकिंग 2020 के अनुसार किस संस्थान या विश्वविद्यालय ने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है। तो फ्रेंड्स ये है भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सिंगापुर कन्वेंशन, ठीक है, सिंगापुर कन्वेंशन जो हाल ही में समाचारों में था, किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स भारत और अन्य देशों के बीच व्यावसायिक और बड़े कॉरपोरेट विवादों को सुलझाने के लिए यह कन्वेंशन हुआ था। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, इसकी स्थापना की जाएगी INS कलिंग में, ठीक है, INS कलिंग में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। तो ये एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है, एलिमेंट्स है, जरूर आपको ध्यान रखना है। इसको वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वेंकैया नायडू जी, उपराष्ट्रपति, इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, इन्हीं को जो है अब एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मासात्सुगु असाकावा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये डॉल्फिन वेधशाला जो है यह बिहार के भागलपुर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ज्ञानेंद्रो नेगोम्बाम को नियुक्त किया गया है और ये मणिपुर के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में एशिया का सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा में इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में रीवा में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था कि वर्ष 2020 में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया। तो इसका ये 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया था। और अगर बात करें कि इसको प्रकाशित किसने किया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको प्रकाशित किया है। पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत का रैंक ध्यान रखिएगा 144 है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोजेक्ट प्लेटिना हाल ही में समाचारों में था, यह संबंधित है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और यह प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सेकेतकर समिति नियुक्त की गई थी। तो सेकेतकर समिति जो है यह नियुक्त की गई थी किसके लिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रक्षा सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में जनजातीय युवाओं को डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया गया है। तो ये गोल है, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो ये अजरबैजान ने किया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो है आयोजन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में, तो बाकू में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। वर्ष 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये दिया गया है विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 में अभी अहमद को दिया गया था। 2019 पूछे तो अभी अहमद, 2020 पूछे तो विश्व खाद्य कार्यक्रम। वैसे इस प्रश्न का बी आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया, वह कौन थी। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वह
वायुसेना अधिकारी थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा 104 का। उसके बाद है कि ये प्रॉमिस लैंड संस्मरण है, तो ये प्रॉमिस लैंड जो है यह लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण के फाइनल मैच किनके बीच खेला गया था? तो ये खेला गया है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच, और 13वां संस्करण का विजेता कौन था? मुंबई इंडियंस था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए, आपने आईपीएल जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे पहले जानिए कि पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है। तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है। भारत का जो स्थान है 168 रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 108 कि बिहार की नवगठित सरकार में निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है? तो ये बिहार के जो डिप्टी सीएम बने हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्हीं को यह प्रभार दिया गया है वित्त मंत्रालय का। और रेणु देवी भी वित्त मंत्री बनी है, ध्यान रखिएगा। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है ये बेतिया है, रेणु देवी का। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार बजट 2020-21 में कुल बजट परिव्यय का कितना भाग ग्रामीण विकास के लिए आवंटन किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया 12.8%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वर्तमान सीमा है, तो ये वर्तमान सीमा जो है वो है 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उद्यम का सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वर्गीकरण आधारित होता है। तो फ्रेंड्स ये आधारित होता है उद्यम की परिसंपत्ति के स्वामित्व पर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 112 नंबर देखिएगा कि सभी आगतों में परिवर्तन के फलस्वरूप समग्र निर्गत में भी उसी अनुपात में होने वाली परिवर्तन को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है पैमानों का प्रतिफल नियम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर कि एक निर्धारित वर्ष में किसी देश के निवासी एवं उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य चाहे वह देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर अथवा बाहर परिचालन में हो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय GNI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कृषि सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारों आपको दिख रहे हैं, कृषि सब्सिडी के संबंध में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसे या किन्हें सैड बैंकिंग के तहत परिभाषित नहीं किया गया है? तो ये परिभाषित नहीं किया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार सुगमता 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 63 रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 117 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया? तो सभी को शामिल किया गया है, इनमें से कोई नहीं जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रम सुविधा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है यह जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मांग की शून्य कीमत लोच का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के मूल्य में चाहे जो भी परिवर्तन हो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मितव्ययिता का विरोधाभास की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने। 121 नंबर देखिए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 94 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये किसको किया गया था? सीताब राय को किया गया था, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1832-33 में भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? तो ये संगठित किया था कुसुम कुमारी देवी ने, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे तुलसीराम।
भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, आप सभी को पता भी होगा। 1912 में जो है दिल्ली राजधानी लाई गई, दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में इसकी घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 127 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप सभी को पता है बंगाल गजट था, और ये जेम्स अगस्तस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये 1931 में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद रानी विक्टोरिया के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था? तो महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि ग्रहण की थी, और रानी विक्टोरिया को भी कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस समय गवर्नर था लॉर्ड लेटन। ठीक है, लॉर्ड लेटन से आपको याद आना चाहिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसी ने लगाया था, और इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, जवाहरलाल नेहरू सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं इसमें पूछा गया है, तो सही नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित किया गया था, ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 132 नंबर कि गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से नहीं जुड़े थे? तो ये नहीं जुड़े थे युगांतर से, आप सभी को पता होगा युगांतर से नहीं जुड़े थे। बाकी यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन गांधी जी की थी। उसके बाद देखिए कि अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु चुना गया था? तो ये चुने गए थे NC केलकर, BG तिलक और IB सेन। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के समय वर्ष के साथ ही सुमेलित नहीं है? तो 134 का ये हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम, ये 1774 में हुआ था पारित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों की सही कालानुक्रम में इसमें दिया हुआ है? तो सही आंसर इसका है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि सैडलर आयोग का गठन किया गया था। तो सैडलर आयोग जो है ये विश्वविद्यालय से संबंधित आयोग है, ध्यान रखना आपको, यूनिवर्सिटी से संबंधित है, और सही आंसर हो जाएगा 1917 में। अगला क्वेश्चन देखिए 137 नंबर। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा था? ये खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, और किस क्षेत्र में शुरू किया गया था आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पूछा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया था? तो फ्रेंड्स इसको गाया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 140 नंबर कि वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। फ्रेंड्स 141 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।